नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत यह 37वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे थे प्राचीन काल में किस प्रकार से भूगोल का विकास हुआ, और उसमें हम पढ़ रहे थे यूनानी भूगोलवेता यानी ग्रीक जियोग्राफर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। यूनानी भूगोलवेताओं में हमने होमर के बारे में पढ़ा, थेल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम एनेक्सिमेंडर के बारे में पढ़ रहे थे। एनेक्सिमेंडर के बारे में कुछ बातें हमने पढ़ी थी। एनेक्सिमेंडर ने जिस प्रकार से भूगोलिक विकास में अपना योगदान दिया, इनका हमने देखा था कि एनेक्सिमेंडर ने एक तो गणितीय भूगोल का प्रारंभ किया, गणितीय भूगोल का इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, या जो पृथ्वी की आकृति है, उसका क्षेत्रफल है, आदि विषयों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। और इनके द्वारा एक जो नोमोन नाम का यंत्र था उसकी भी इनके द्वारा निर्माण किया गया था। इसके अलावा हमने देखा कि एनेक्सिमेंडर एक अग्रगामी मानचित्रकार थे। यह एक अग्रगामी मानचित्रकार थे और इनके द्वारा मापक के आधार पर ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया गया था। तो इन्होंने ज्ञात विश्व का सर्वप्रथम मापक के आधार पर मानचित्र बनाया था, इसलिए क्या है, इनको हम अग्रगामी मानचित्रकार भी मान सकते हैं। उन्होंने विश्व का मानचित्र तैयार करने में मापक का उपयोग किया था। अगर हम इनके मानचित्र की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, यूनान को इस मानचित्र के या विश्व के मध्य में रखा था। यूनान को मध्य में रखा, यानी इसमें यूनान जो है वो इनके मानचित्र में विश्व के मध्य में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो स्थलखंड है उसके चारों ओर और सागर सरिता का विस्तार बताया था। सागर सरिता का विस्तार इनके द्वारा स्थलखंड के चारों ओर है वो बताया गया। तो इस प्रकार जो एनेक्सिमेंडर है उनके द्वारा पृथ्वी से संबंधित और पृथ्वी के जो ज्ञात स्थलखंड है उससे संबंधित अनेक जानकारियाँ प्रदान की गई। उनके द्वारा विश्व का मापक के आधार पर मानचित्र भी बनाया गया, जिसके मध्य में इन्होंने क्या किया था, यूनान को रखा था। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्थलखंड के चारों ओर सागर सरिता का प्रदर्शन भी, सागर सरिता को भी इन्होंने दिखाया था। तो इन्होंने भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है उनका भी मानचित्र बनाया था। भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों का मानचित्र भी बनाया था। मानचित्र।
तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों का मानचित्र इन्होंने बनाया था। गणितीय भूगोल के ये क्या रहे हैं, संस्थापक इनको माना जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा यह भी बताया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो उष्ण एवं शीतोष्ण गुणों वाले पदार्थों से हुई है। यानी एनेक्सीमेंडर का मानना था कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे, जो कि कैसे थे, उष्ण एवं शीतोष्ण। तो ये जो आद्य पदार्थ ब्रह्मांड में फैले हुए थे, उष्ण एवं शीतोष्ण, इनके इकट्ठे होने से, एक पिंड के रूप में इकट्ठा होने से क्या हुई, पृथ्वी की रचना हुई। इसके अलावा इनका मानना था कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वो धीरे धीरे क्या हो गया, ठोस हो गया, और बाह्य भाग जो कि ठोस नहीं हुआ, उसके कारण किसका निर्माण हुआ, वायुमंडल का। यानी बाह्य जो भाग था वो वायुमंडल में बदल गया, और आंतरिक भाग ठोस होने से किसमें बदल गया, पृथ्वी में। इनके अनुसार अन्य जो ग्रह हैं उनकी भी रचना इसी प्रकार से हुई थी। यानी जो अन्य ग्रह थे उनकी रचना भी उन्हीं पदार्थों के, उसी प्रकार के आद्य पदार्थों के इकट्ठा होने से और ठोस होने से उनकी रचना हुई थी। इसके अलावा इन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा है वो पृथ्वी के निकट स्थित है, यानी सूर्य की तुलना में। चंद्रमा पृथ्वी के निकट तथा सूर्य इसकी तुलना में पृथ्वी से 27 गुना अधिक दूर स्थित बताया था, अधिक दूर। तो इनका मानना यह था कि चंद्रमा है वो पृथ्वी के निकट है तथा सूर्य है वो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से कितना दूर है, 27 गुना अधिक दूर इनके द्वारा बताया गया। यानी जैसा कि हम जानते हैं सूर्य है वो पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में ज़्यादा दूर है, इसी प्रकार इन्होंने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के निकट तथा सूर्य है वो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से 27 गुना अधिक ज़्यादा दूर है। इनके अनुसार पृथ्वी की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो वर्तमान में भी जारी है। यानी जिस समय इन्होंने ये अपनी बातें लिखी, रचना लिखी, उसमें इन्होंने क्या कहा, पृथ्वी का निर्माण जारी है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, एक दिन यानी ऐसा समय आएगा जब सागर क्या है, सूख जाएंगे। यानी पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया अब भी जारी है और धीरे धीरे सागरीय भाग क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ऐसा भी इनके द्वारा बताया गया कि पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया है वो जारी है और आने वाले समय में आगे जो काल आएंगे उनमें सागरीय भाग है वो, उनका जल सूख जाएगा, यानी वो सूख जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि वायुमंडल में जो हवाएं चलती हैं वो सर्दी एवं गर्मी की असमानता के कारण चलती है। वायुमंडल में सर्दी एवं गर्मी की असमानता के कारण हवाएं चलती हैं। ऐसा भी इनके द्वारा बताया गया कि सर्दी और गर्मी की असमानता होने के कारण वायुमंडल में जब सर्दी और गर्मी की यानी तापमान संबंधी असमानता या तापमान संबंधी विसंगति होती है तो उसके कारण हवाएं हैं वो चलती हैं। इसके अतिरिक्त इनका यह भी मानना है कि सभी जीव हैं वो जलीय भागों में उत्पन्न हुए हैं। इनके अनुसार क्या है, जितने भी जीवधारी हैं वो जलीय भागों में उत्पन्न हुए और जलीय भागों में उत्पन्न होने के बाद वो क्या है, स्थलीय भागों तक
पहुँचे। तो जीवन की उत्पत्ति या जीवों की उत्पत्ति इनके द्वारा कहाँ मानी गई है? जलीय भाग में। सभी जीव जलीय भाग में उत्पन्न। तो इन्होंने यह भी बताया कि सभी जीव हैं वो जलीय भाग में उत्पन्न हुए। उनके अनुसार सभी जीवधारी सर्वप्रथम जल में उत्पन्न हुए और कालांतर में जो थलचरी जीव हैं उनका विकास हो गया, यानी धीरे धीरे जलीय जीवों से ही थलचरी जीव जो हैं उनका विकास हुआ था। तो इस प्रकार एनेक्सीमेंडर ने अपनी अनेक जानकारियाँ प्रस्तुत की। इन्होंने विश्व का मापक पर आधारित मानचित्र बनाया। गणितीय भूगोल के ये संस्थापक भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार एनेक्सीमेंडर का यूनान में और विश्व के भूगोल में अत्यधिक विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। ये थे एनेक्सीमेंडर। अगला हम देखते हैं हिकेटियस। हिकेटियस ये भी एक मिलेट्स नगर जो कि हमने एनेक्सीमेंडर में और थेल्स में पढ़ा, उसी प्रकार इनका भी जन्म मिलेट्स नगर में हुआ। यानी इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? मिलेट्स में ही हुआ था। तो मिलेट्स नगर के ये निवासी थे। एक महान राजनेता और अग्रगामी भूगोलवेता ये थे। एक महान राजनेता भी थे, साथ साथ में ये अग्रगामी भूगोलवेता भी थे। इनके द्वारा जो पृथ्वी है उसको जल से घिरा हुआ बताया गया। यानी इनके अनुसार पृथ्वी जल से घिरी हुई है और उसका जो आकार है वो कैसा है? वर्ताकार वह है और उसको इन्होंने चपटी एवं तस्त्री-नुमा माना था। यानी पृथ्वी जल से घिरी हुई है। हिकेटियस के अनुसार पृथ्वी जल से घिरी है तथा उसका आकार तथा वह वर्ताकार चपटी तो वर्ताकार एवं चपटी तथा तस्त्री नुमा इन्होंने पृथ्वी को बताया और जल से इसको आवर्त बताया। यानी पृथ्वी जल से घिरी हुई है और वह चपटी एवं तस्त्री नुमा है। अब इन्होंने अपनी यात्राओं में जो उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान है उसके आधार पर इन्होंने वर्णन किया था। यानी अपनी यात्राओं के आधार पर उन्होंने वर्णन किया था। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी भूगोलवेता थे। यानी इनका जो काल है वो कब था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से इन्होंने क्या किया? भौगोलिक ज्ञान उपलब्ध करवाया। यानी इनके जो यात्रा वृत्तांत थे उनके माध्यम से भौगोलिक ज्ञान है वो उपलब्ध होता है। अब इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी, लेकिन अधिकांश पुस्तकें इनकी क्या होगी? प्राप्य नहीं है। यानी अधिकांश पुस्तकें हैं वो मिलती इनकी नहीं है, यानी इनकी पुस्तकें नहीं मिलती हैं। तो इनके द्वारा यात्रा वृत्तांतों में जो वर्णन उपलब्ध करवाए गए उनको इन्होंने 2 खंडों में प्रकाशित किया और जिसका नाम था जेस पीरियोडस। इनकी जो मुख्य पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? पीरियोडस या पीरियोडस। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। यह
2 खंडों में थी। 520 ईसा पूर्व ये क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। यानी ये जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी 520 ईसा पूर्व में इनके द्वारा लिखी गई थी। तो जैस पीरियोडस के नाम से ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। पेरियोडस या पीरियोडस, जैस पीरियोडस के नाम से ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। इसका जो जैस पीरियोडस शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ था पृथ्वी का वर्णन हम कह सकते हैं। इसका अर्थ जो था पृथ्वी का वर्णन या आबाद दुनिया के नाम से भी इनके द्वारा ये जानी जाती है। इसका यानी जैस पीरियोडस एक जनरल सर्वे था, यानी इसका एक यात्रा वृत्तांत था। इसका जो अर्थ है वो पृथ्वी का वर्णन या आबाद दुनिया, ऐसा भी लिखा जाता है। जैस पीरियड्स को भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध ग्रंथ माना जाता है। यानी जैस पीरियड्स जो है वो भूगोल का क्या है, प्रथम क्रमबद्ध ग्रंथ इसको माना जाता है, इस रचना को। तो विश्व भूगोल की अगर हम बात करें तो उसमें प्रथम क्रमबद्ध वर्णन जो था वो क्या था, जैस पीरियड्स यानी भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध ग्रंथ या विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन हम इसको कह सकते हैं। तो इसी कारण क्या है, हिकेटियस को ये प्रथम क्रमबद्ध वर्णन था जैस पीरियोडस। इसी कारण इनको क्या माना जाता है, भूगोल का संस्थापक या भूगोल का जनक कह सकते हैं, भूगोल का पिता कह सकते हैं। प्रथम क्रमबद्ध वर्णन। तो जैस पीरियड जो है वो प्रथम क्रमबद्ध वर्णन था। इसी कारण जो हिकेटियस हैं उनको भूगोल का संस्थापक माना जाता है। अब इस पुस्तक के 2 खंड थे। जैस पीरियड्स के कितने खंड थे, 2 खंड थे। दो खंड। अब प्रथम खंड में यूरोप का वर्णन था और जो द्वितीय खंड था इसमें एशिया का वर्णन था। उत्तरी अफ्रीका एवं एशिया का वर्णन है वो द्वितीय खंड में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ज्ञात विषयों को उन्होंने 2 भागों में जो पुस्तक लिखी उसको इन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसमें प्रथम भाग जो है उसमें यूरोप का वर्णन किया गया और द्वितीय भाग जो है उसमें एशिया का वर्णन किया गया। जो पहला भाग था वह था यूरोप का वर्णन। तो ये पहला क्रमबद्ध विश्व का भूगोल हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने दूसरा खंड था इसमें अफ्रीका और एशिया का वर्णन किया था। एशिया के साथ साथ कौन से महाद्वीप का वर्णन भी इसमें मिलता है, अफ्रीका, और विशेषतः उत्तरी अफ्रीका जो है उसको इन्होंने एशिया में ही सम्मिलित किया था। इसीलिए क्या है, इसका वर्णन है वो देखने को मिलता है द्वितीय भाग में। अगर हम यूरोप की बात करें तो इन्होंने हरक्यूलिस से लेकर के आयोनिया तक और काला सागर तक का इनको ज्ञान था। यानी काला सागर तक हरक्यूलियस आयोनिया
काला सागर तक, यहाँ तक इन्होंने जो यूरोप है उसका इनको ज्ञान था, यानी यहाँ तक इन्होंने यूरोप का वर्णन किया है। इसमें जो प्रथम खंड में यूरोपीय देश हैं, इसके अलावा यूनानी नगरों का, काला सागर का वर्णन किया। इसमें स्पेन, इटली, सिसिली आदि जो देशों का वर्णन इसमें मिलता है। स्पेन, इटली और सिसिली, स्पेन, इटली और सिसिली, ये वर्णन इसमें देखने को मिलता है। जैसे हरक्यूलियस, आयोनिया, काला सागर वाला क्षेत्र है, यूनान का जो क्षेत्र है उसका वर्णन इसमें मिलता है। स्पेन, इटली और सिसिली का वर्णन इसमें मिलता है। इन्होंने जो काकेसस पर्वत है उसके उत्तर में जो जातियां निवास करती हैं उनका भी वर्णन इसमें किया है, जैसे सीथिया है या दंडरजी है। ये जो जातियां हैं उनके सामाजिक जीवन का वर्णन इन्होंने किया है। काकेसस पर्वत के उत्तर में रहने वाली जातियां। उत्तरी जातियां जिसमें और सीथिया, ये जो जनजातियां हैं इनका वर्णन इनके द्वारा किया गया है प्रथम खंड जो है जैस्पेरिडस का, उसके अंदर। तो यहाँ पर काकेसस पर्वत के उत्तर में रहने वाली जातियों का इनके द्वारा वर्णन किया गया है, इनके सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में इन्होंने कैस्पियन सागर को हर्षेनियन सागर भी कहा है। कैस्पियन सागर को इन्होंने हर्षेनियन सागर नाम दिया गया है जैस्पेरिडस में, जो कैस्पियन सागर है उसको। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो पश्चिमी यूरोप में यूरोपीय रूस को सीथिया कहा है, यानी पश्चिमी यूरोप है उसको केल्ट नाम दिया है, और जो यूरोपीय रूस है उसको सीथिया नाम दिया है। इस ग्रंथ में इन्होंने क्या है, ईस्टर, टेनेस और पो नदियों का भी वर्णन किया है। ईस्टर, टेनेस और पो नदियों का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार जो केटियस है उन्होंने अपने जो ग्रंथ था जैस्पेरिडस में, उसमें दो भाग उन्होंने बांटे थे, और पहला भाग जो था उसमें उन्होंने यूरोप का वर्णन किया था। यूरोप में इन्होंने जो हरक्यूलियस, आयोनिया, काला सागर वाले क्षेत्र हैं उनकी जानकारी उनको थी। इसके अलावा स्पेन, इटली, सिसिली है इसका वर्णन किया। काकेशियन जो क्षेत्र है उसके उत्तर में रहने वाली जातियाँ जैसे दंडरजी है, शीथिया है या मिलेंज चलेनी है, उनका इन्होंने वर्णन किया। इनको भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ईस्टर और टेनिस और पो नदियाँ हैं उनका वर्णन भी इन्होंने यूरोपीय क्षेत्र में किया। कैस्पियन सागर को इन्होंने क्या कहा है, हर्षेनियन सागर इनके द्वारा कहा गया है। इसके अलावा इन्होंने जो यूरोप है उसको केल्ट और यूरोपीय जो रूस है उसको सीथिया कहा। पश्चिम यूरोप को इन्होंने क्या कहा, केल्ट, और यूरोपीय रूस को इन्होंने कहा सीथिया। तो ये नाम इनके द्वारा इन क्षेत्रों के किए गए। तो इस प्रकार प्रथम जो इसका खंड है उसमें हमें यूरोप का वर्णन देखने को मिलता है। अब दूसरे खंड की हम बात करते हैं। दूसरे खंड में इन्होंने क्या किया, एशिया का वर्णन इनके द्वारा द्वितीय खंड में किया गया था। तो प्रथम में यूरोप और द्वितीय में अफ्रीका और एशिया का वर्णन इनके द्वारा किया गया। अब अगर हम देखें अफ्रीका में तो लीबिया
जिसको हम कह सकते हैं उसका वर्णन मिलता है। इसके बारे में इनका ज्ञान था वो कैसा था, आधा अधूरा था, यानी ज़्यादा जानकारियाँ इनको इस क्षेत्र के बारे में उपलब्ध नहीं थी। इन्होंने इस ग्रंथ में नील, दजला, फरात और सिंध नदियों का उल्लेख किया है। यानी ये जो भाग है इसमें इन्होंने जो नदियों का वर्णन किया उसमें नील नदी, इसके अलावा दजला, फरात और सिंधु जो नदी है इनका वर्णन इन्होंने किया है। यानी एशिया और अफ्रीका के बारे में इनकी जानकारी ज़्यादा नहीं थी, अधूरी जानकारियाँ थी, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा बहुत वर्णन इनके बारे में किया है। इनके अनुसार जो एशिया की जो जनजातियाँ हैं उनका वर्णन भी इनके द्वारा किया गया है। तो एशिया की जनजातियों में इन्होंने बर्बरी जनजाति जो है उसका वर्णन, यानी बर्बर जातियों का वर्णन इन्होंने किया है। एशिया और अफ्रीका की बर्बर जातियों का वर्णन इनके द्वारा किया गया। तो इसके अतिरिक्त इन्होंने जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी घाटी में ओपियन तथा सिंध से काबुल तक इन्होंने क्या किया है, गंधारी लोगों का आवास इसमें या निवास स्थान इसमें बताया है। सिंधु की जो घाटी है उसमें इन्होंने बताया गंधारी लोगों का निवास। इसके अलावा इन्होंने मिलेट्स नगर का मानचित्र भी बनाया था। और जो यूरोप महाद्वीप है उसको इन्होंने सबसे बड़ा महाद्वीप बताया था, यानी सबसे बड़ा भूखंड है वो यूरोप को इनके द्वारा बताया गया था। तो यूरोप इनके अनुसार सबसे बड़ा स्थलखंड उस समय था। इसके अलावा इन्होंने मोसी, सेलिबस, कैलेशियन जातियों का वर्णन भी, यानी बर्बर जातियाँ जो मोसी, कैलेशियन, सेलिबस जो जनजातियाँ हैं उनका वर्णन भी इनके द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार हिकेटियस को अपने ग्रंथ जेस पीरियड्स के कारण भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने इसको 2 ग्रंथों में लिखा था और 2 ग्रंथों में पहला जो भाग है उसमें यूरोप का और दूसरे भाग में अफ्रीका एवं एशिया का वर्णन मिलता है। तो ये था हिकेटियस। अगले अध्याय में हम अन्य यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।